हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के आगे क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका एमजेकेवीपी के सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए, जहाँ की आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स पूछता है, वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ की आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स पूछता है, वहाँ के भी सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये इंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ की आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स पूछा जाता है। चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का क्वेश्चन है, एकाधिकारी का उत्पादन यदि लागत ह्रास नियम के अंतर्गत होगा तो एकाधिकारी के लिए पहला ऑप्शन दिया है अपेक्षाकृत ऊंची कीमत रखकर लाभ अधिकतम करना चाहिए। दूसरा दिया है अपेक्षाकृत नीची कीमत रखकर लाभ अधिकतम करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन दिया है कीमत में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। या फिर चौथा ऑप्शन दिया है कीमत में शीघ्र परिवर्तन करना चाहिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अपेक्षाकृत नीची कीमत रखकर लाभ अधिकतम करना चाहिए। या यूं कहें तो यही प्रश्न दिया है आपका, इफ द प्रोडक्शन ऑफ द मोनोपोली above इज अंडर द कॉस्ट डेप्रिसिएशन रूल, देन फॉर द मोनोपोलिस्ट शुड ऑप्शन ए मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय कीपिंग अ रिलेटिवली हाई प्राइस, ऑप्शन बी द प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमाइज बाय कीपिंग द प्राइस रिलेटिवली लो, ऑप्शन सी देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस, या ऑप्शन डी द प्राइस शुड चेंज क्विकली। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमाइज बाय कीपिंग द प्राइस रिलेटिवली लो। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे, हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, जब पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार को या एकाधिकार की तुलना की जाती है तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत एकाधिकार की तुलना में ज़्यादा होती है, एकाधिकार में कीमत पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में अधिक होती है, दोनों में कीमतें समान होती हैं, या चौथा ऑप्शन दिया है कीमत के बारे में कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। या यूँ कहें तो यही क्वेश्चन दिया है, व्हेन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली आर कंपेयर्ड, ऑप्शन ए है प्राइस इज हायर इन परफेक्ट कंपटीशन देन इन मोनोपोली, ऑप्शन बी है प्राइस इन मोनोपोली इज हायर देन इन परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन सी है प्राइसेस आर सेम इन बोथ, या ऑप्शन डी नथिंग कैन बी एस्टिमेटेड अबाउट द प्राइस। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इसमें सही क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी प्राइस इज, या प्राइस इन मोनोपोली इज हायर देन इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लर्नर अ मोनोपोली फर्म इज वन हुज डिमांड कर फॉर अ कमोडिटी। कह रहा है कि प्रोफेसर लर्नर के हिसाब से मोनोपोली फर्म क्या होता है जिसका डिमांड कर कमोडिटी के लिए फॉल करता है, लेस इलास्टिक होता है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एंड बी बोथ, यानी कि ऑप्शन सी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीर्घकाल के अंतर्गत एकाधिकारी को बढ़ती लागत दशा में लाभ मिलता है, हानि मिलती है, सामान्य लाभ मिलता है, या इनमें से तीनों स्थितियां संभव है। कह रहा है कि इन केस ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट टू मोनोपोलिस्ट इन द लॉन्ग रन, गेट प्रॉफिट, देयर इज अ लॉस, गेट नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर ऑल थ्री ऑफ दिस सिचुएशंस। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन या सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा गेट प्रॉफिट, यानी ऑप्शन ए। कह रहा है कि एकाधिकारी कीमत पूर्ण प्रतियोगी कीमत की तुलना में, ऑप्शन ए दिया है कम होती है, ऑप्शन बी दिया है अधिक होती है, बराबर होती है, या इनमें से तीनों दशाएं संभव हैं। कह रहा है कि द मोनोपोलिस्टिक प्राइस इज लोअर देन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस, बी दिया है इज मोर, सी दिया है आर इक्वल, या डी ऑल थ्री ऑफ दिस कंडीशन आर पॉसिबल। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाए। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द मोनोपोलिस्ट कैन डिसाइड एट अ टाइम, यानी एक मोनोपोलिस्ट एक टाइम पर क्या डिसाइड कर सकता है, एक अधिकारी एक समय पे क्या निश्चित कर सकता है? केवल कीमत को, यानी कि केवल प्राइस को, आउटपुट को, प्राइस एंड आउटपुट प्रोडक्शन दोनों को, या प्राइस और आउटपुट इन दोनों में से किसी एक को। तो आपको पता है द मोनोपोलिस्ट जो है एक टाइम पर, एट अ टाइम, क्या डिसाइड कर सकता है? केवल एक टाइम पर वो प्राइस या फिर आउटपुट, इन दोनों में से कोई एक तय कर सकता है। कीमत या फिर उत्पादन एक ही चीज एक समय पर निश्चित कर सकता है एक अधिकारी। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली। कह रहा है कि इनमें से कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है। तो पहला दिया है
अ फॉर्म इंडस्ट्री यानी कि एक फॉर्म उद्योग। फिर दिया है अ क्लोजली सब्स्टिट्यूट यानी कि निकट स्थानापन्न वस्तु। सी दिया है जीरो हॉरिजॉन्टल इलास्टिसिटी यानी कि शून्य आड़ी लोच। या डी दिया है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन यानी कि गला काट प्रतियोगिता। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका या सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा अ क्लोजली सब्स्टिट्यूट या फिर निकट स्थानापन्न वस्तु। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोड्यूसर्स इन अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। यह कह रहा है कि जो आपका एकाधिकार बाजार है इसमें उत्पादक क्या होता है या फिर उत्पादक क्या करता है? केवल मांग पर नियंत्रण होता है उत्पादक का, केवल पूर्ति पर नियंत्रण होता है? कह रहा है कि ओनली डिमांड इज कंट्रोल, देयर इज ओनली कंट्रोल ओवर सप्लाई। देन दिया है आपका देयर इज कंट्रोल ओवर बोथ डिमांड एंड सप्लाई। करने का मतलब है डिमांड और सप्लाई दोनों पर कंट्रोल होता है प्रोड्यूसर का मोनोपोलिस्टिक मार्केट पे, या फिर ना ही प्रोड्यूसर का मोनोपोलिस्टिक मार्केट में डिमांड के ऊपर कोई कंट्रोल होता है और ना ही सप्लाई पे। तो सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपके हिसाब से क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पूर्ति पर नियंत्रण होता है। कहने का मतलब है देयर इज ओनली कंट्रोल ओवर सप्लाई। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे, हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है अ फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज अर्निंग। ऑप्शन ए दिया है अर्निंग प्रॉफिट। कह रहा है कि एक फॉर्म उस समय संतुलन में होती है जबकि यह अधिकतम अर्निंग प्रॉफिट मतलब लाभ अर्जित करता है, उत्पादन करता है यानी कि प्रोड्यूसिंग, बिक्री करता है यानी कि सेलिंग, या सेटिंग द प्राइस। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा कि एक फॉर्म इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो मैक्सिमम और प्रॉफिट अर्न करता है। ऑप्शन ए। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से संबंधित नहीं है? कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिलेटेड टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। पहला ऑप्शन दिया है मार्केट टू बी फुली नोन टू ऑल। कहने का मतलब है बाजार का सभी को पूर्ण ज्ञात होता है। देयर आर मोर सेलर्स एंड बायर मतलब विक्रेताओं की संख्या और क्रेताओं से अधिक होती है। या लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, या होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो हमको पता है इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, क्योंकि ये सभी के सभी जो है ना ये परफेक्ट कंपटीशन के क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सभी के सभी नहीं होंगे और सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि देयर आर मोर सेलर्स इन द देन बायर्स। ये आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का कंडीशन नहीं है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द फॉर्म। कह रहा है कि फॉर्म के संतुलन बिंदु पर। ऑप्शन ए दिया है गेट मैक्सिमम प्रॉफिट अधिकतम लाभ कमाता है। प्रोडक्शन टेक्स प्लेस एट मिनिमम कॉस्ट उत्पादन कम लागत पर होता है। दोनों ए और बी सही है या दोनों ए और बी गलत है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गेट मैक्सिमम प्रॉफिट यानी कि अधिकतम लाभ कमाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो आपका अगला प्रश्न दिया है फॉर्म की समयावस्था से आशय क्या होता है? पहला दिया है परिवर्तन की स्थिति, दूसरा दिया है परिवर्तन की अनुपस्थिति, तीसरा दिया है सामयिक परिवर्तन, या डी इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म मींस स्टेट ऑफ चेंज, एब्सेंस ऑफ चेंज, टाइमली चेंज, या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों आपके हिसाब से इसमें सही क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एब्सेंस ऑफ चेंज। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है फॉर्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म। तो दो कंडीशन जरूरी हैं। पहला MC/MR के इक्वल होना चाहिए और दूसरा MC/MR को इंटरसेक्ट करे एट द बॉटम। दोनों कंडीशन होना चाहिए, मीन्स ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा इसमें। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे, हमारे अगले क्वेश्चन पे। और हमारा अगला क्वेश्चन है इन द शॉर्ट रन ऑफ फॉर्म में अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, या ऑल ऑफ दिस। इसमें सही क्या हो जाएगा कि शॉर्ट रन में एक फॉर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है और लॉस भी अर्न कर सकता है। कहने का मतलब है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और हमारा अगला क्वेश्चन है इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम द फॉर्म गेट्स नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, या ऑल ऑफ दिस। मतलब सामान्य लाभ, असामान्य लाभ, हानि, या इनमें से सभी। दीर्घकालीन में भाई हम लोगों ने समझा कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में फॉर्म जो है ये लॉस भी कमा सकता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी, नॉर्मल प्रॉफिट भी। बट इन लॉन्ग रन क्या होगा? लॉन्ग रन की केस में
फॉर्म को क्या मिलता है? लॉन्ग रन की केस में आपका जो फॉर्म है इसे सामान्य लाभ या फिर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे, हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म इज। कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म का दीर्घकालीन संतुलन होता है। ऑप्शन ए, ऑन द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व, मीन्स औसत लागत वक्र के गिरते भाग पर। ऑप्शन बी, एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व, मतलब औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर। ऑप्शन सी, ऑन द राइजिंग पार्ट ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व, कहने का मतलब है औसत लागत वक्र के ऊपर उठते भाग पर। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी सत्य हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा कथन इसमें से सही है? NNP इज इक्वल टू GNP माइनस मूल्यह्रास, NNP इज इक्वल टू GNP प्लस मूल्यह्रास, GNP इज इक्वल टू NNP माइनस मूल्यह्रास, या फिर GNP इज इक्वल टू NNP। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, GNP माइनस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास मतलब कि डेप्रिसिएशन। NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम लोगों को ग्रॉस से नेट पर आना है तो हम लोग को डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। तो NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है एक बाजार बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल होते हैं, उस बाजार को क्या कहा जाता है? आपको पता है उस बाजार को हम लोग पूर्ण प्रतियोगी बाजार या फिर परफेक्टली कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आपको खुद ही क्वेश्चन में दे दिया है। पूर्ण बाजार में कुल मांग और कुल आपूर्ति की बातचीत से कीमत निर्धारित होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन ए। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न या हमारा अगला क्वेश्चन है अ फॉर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एडवर्टाइजेज। कह रहा है कि एकाधिकार प्रतियोगिता के तहत एक फर्म विज्ञापन क्यों करती है? बिक्री और लाभ बढ़ाने के लिए, उत्पादन की लागत को कम करने के लिए, प्रतिद्वंदी फर्मों के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के लिए, क्योंकि यह कीमत नहीं बढ़ा सकती। तो आपको पता है सेल और प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट होता है। कह रहा है कि कार्टेल किसका हिस्सा है? यानी कार्टेल इज अ पार्ट ऑफ मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार का, ओलिगोपोली एकाधिकार प्रतियोगिता का मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, या प्रतिस्पर्धा का, पूर्ण प्रतिस्पर्धा का। तो आपको पता है कि कार्टेल किसका हिस्सा है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि एकाधिकार प्रतियोगिता का। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है पेप्सी, कोक, स्प्राइट आदि कोल्ड ड्रिंक्स का बाजार किस बाजार संरचना के तहत आता है? ओलिगोपोली, द्वैधिकार, एकाधिकार, दोनों ए और बी, यानी कि ओलिगोपोली, डिओपोली, मोनोपोली, या बोथ ए एंड बी। तो आपको पता है कि ये आपका डिओपोली का एग्जाम्पल है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न या हमारा अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल इज शॉर्ट रन, वेरी शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, या ऑल ऑफ दिस। आपको पता है कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल है ये लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि दीर्घावधि का। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनल राइज इन आउटपुट फॉर्म इज फेज्ड विद। कह रहा है कि जब आघातों में अनुपातिक वृद्धि से उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि से कम वृद्धि होती है तो फॉर्म को किससे सामना करना पड़ता है? पैमाने पर रिटर्न बढ़ना, पैमाने पर रिटर्न घटना, या पैमाने पर स्थिर रिटर्न, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया है या अगला क्वेश्चन दिया है इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाई। कह रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? तो आपको पता है उद्योग या इंडस्ट्री। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इंडस्ट्री। अगला प्रश्न दिया है या अगला क्वेश्चन दिया है आपका अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑल फर्म्स आर। पहला है ऑप्शन प्राइस टेकर, दूसरा है क्वांटिटी एडजस्टर, तीसरा है बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन सारे फर्म्स प्राइस टेकर होते हैं और क्वांटिटी एडजस्टर होते हैं, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया है आपका या अगला क्वेश्चन दिया है अमंग फॉलोइंग विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है परफेक्ट कंपटीशन का? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर बिल्कुल है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट बिल्कुल है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म बिल्कुल है। तो
चौथा दिया है प्राइस डिटर्मिनेशन बाय फर्म, नहीं भाई साहब, फर्म नहीं डिटरमाइन करता है, इंडस्ट्री करता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार के तहत विक्रेता की संख्या है केवल एक, दो, दो से अधिक। करा मोनोपोली में नंबर ऑफ सेलर कितने होते हैं? तो आपको पता है मोनोपोली में जो नंबर ऑफ सेलर हैं वो केवल एक होते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे, हमारे अगले क्वेश्चन पे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर मोनोपोली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिट, मोर देन यूनिट, जीरो, इनफाइनाइट। कह रहा है कि इकाई से कम, शून्य, इकाई से अधिक या अनंत। एकाधिकार के तहत मांग की क्रॉस लूज क्या होती है? तो आपको पता है क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो होती है, शून्य होती है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द लॉन्ग रन मोनोपोलिस्ट अर्न्स। कह रहा है कि दीर्घकाल में एकाधिकार क्या कमाता है? सामान्य लाभ, सुपर सामान्य लाभ, लाभ और हानि दोनों, या इनमें से कोई नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉसेस बोथ, या नन ऑफ दिस। तो आपको पता है लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे, या अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमॉन्ग फॉलोइंग विच इकोनॉमिस्ट हैज propounded द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पहला ऑप्शन है रिकार्डो। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने एकाधिकार प्रतियोगिता की अवधारणा प्रतिपादित की है? रिकार्डो, चैम्बरलिन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन मतलब मिसेस जॉन रॉबिन्सन, ओमोल। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चैम्बरलिन। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप वॉज डेवलप्ड बाय। कह रहा है कि समूह की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? स्टिगलर ने, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने, चैम्बरलिन ने, या सैमुअल्सन ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा चैम्बरलिन। यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप भी उन्होंने दिया था और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का भी कॉन्सेप्ट चैम्बरलिन ने ही दिया था। नेक्स्ट दे रहा है अगला क्वेश्चन, ग्रुप इक्विलिब्रियम की अवधारणा की व्याख्या करने के लिए चैम्बरलिन ने किस अद्भुत धारणा पर विचार किया? कह रहा है कि टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इक्विलिब्रियम चैम्बरलिन कंसीडर द हीरोइक एजम्पशन। पहला है यूनिफॉर्मिटी एजम्पशन, दूसरा है सिमेट्री एजम्पशन, तीसरा है बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। कह रहा है कि एक रूपता अवधारणा, समरूपता धारणा, दोनों ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दोनों ए और बी, यानी कि समरूपता और एकरूपता दोनों को दोनों धारणा को कंसीडर किया, मतलब यूनिफॉर्मिटी एजम्पशन भी लिया और सिमेट्री एजम्पशन भी लिया, यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न या हमारा अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति वक्र जो मूल बिंदु से गुजरती है वो पूरी तरह से लोचदार होती है, कम लोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार होती है, या एकात्मक लोचदार होती है? कहने का मतलब है परफेक्टली इलास्टिक होती है, लेस इलास्टिक होती है, हाईली इलास्टिक होती है, या फिर यूनिटरी इलास्टिक होती है। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका यूनिटरी इलास्टिक होता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न या हमारा अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ gas supply curve is a vertical straight line parallel to y axis, perfectly inelastic supply, unitary elastic supply, perfectly elastic supply, या less elastic supply। कह रहा है कि किसके मामले में आपूर्ति वक्र y अक्ष के समानांतर एक ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा होती है? तो आपको पता है ये आपका कैसे बनता है, इस प्रकार से, ये और ये डी डी। तो ये आपका कैसा होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार आपूर्ति, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता के तहत स्थिर लागत उद्योग के मामले में लंबे समय तक चलने वाला आपूर्ति वक्र होगा। कह रहा है कि इन केस ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन द लॉन्ग रन सप्लाई कर विल बी लंबवत मतलब वर्टिकल, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, मूल के सापेक्ष यानी कि कनकेव टू द ओरिजिन, एक्स एक्स अक्ष के अपेक्ष उत्तल यानी कि कन्वेक्स टू द एक्स एक्सिस, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कन्वेक्स टू द एक्स एक्सिस। क्या सही होगा? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि हॉरिजॉन्टल होती है, क्षैतिज होती है।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या हैं। कह रहा है कि जो आपका शुद्ध प्रतियोगिता है इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। शुद्ध प्रतियोगिता करने का मतलब है प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन की क्या विशेषता है। बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता, बाजार, सजातीय उत्पाद का सही ज्ञान, बाजार का सही ज्ञान, साजित्य उत्पाद, उपयुक्त सभी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर कंपटीशन। तो प्योर कंपटीशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। प्योर कंपटीशन का आपका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये होगा होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड बायर्स नहीं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है। अब दिया है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्राइस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑप्शन ए ओनली सिंगल सेलर, ऑप्शन बी वन सिंगल सेलर बायर, सी वन सिंगल बायर, ऑप्शन सी बोथ बायर एंड सेलर, या ऑप्शन डी नाइदर सेलर नॉर बायर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ बायर एंड सेलर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है परफेक्ट कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, परफेक्ट कंपटीशन कैरेक्टराइज होता है सभी से बट एक्सेप्ट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट, इंडिविजुअल फॉर्म एडवर्टाइजिंग, या परफेक्ट मेकर नॉलेज। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी इंडिविजुअल फॉर्म एडवर्टाइजिंग। अगला प्रश्न दिया है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत प्रवेश और निकास माना जाता है तत्कालिक, समय लेना, असंभव, उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है कि एंट्री एंड एग्जिट अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज एज्यूम टू बी इंस्टेंटेनियस, टाइम टेकिंग, इम्पॉसिबल, या नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। अगला प्रश्न दिया है दीर्घकाल में पूर्ण योग्यता के अंतर्गत केवल हो सकता है सुपर सामान्य लाभ। कह रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में के अंतर्गत क्या हो सकता है। पूर्ण योग्यता नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता केवल हो सकता है सुपर सामान्य लाभ, सामान्य लाभ, नुकसान, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेज, या नॉन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में देयर कैन ओनली बी नॉर्मल प्रॉफिट। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है लंबे समय में पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म क्या करती है। कह रहा है कि इन लॉन्ग रन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म अटेन सामान्य लाभ, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट, लॉस, या उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट। अगला प्रश्न दिया है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निर्धारित करता है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री। अगला प्रश्न दिया है एकाधिकार प्रतियोगिता की मूल विशेषता क्या है। औसत राजस्व, सीमांत राजस्व अधिक होता है। कह रहा है कि एवरेज रेवेन्यू बीइंग मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू, उत्पादक या विक्रेता बड़ी संख्या में है, प्रोड्यूसर और सेलर बीइंग लार्ज नंबर। तीसरा दिया है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बीइंग फाउंड इन द मार्केट, यानी कि बाजार में उत्पाद विभेदीकरण पाया जाना। चौथा दिया है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न दिया है एकाधिकार संतुलन के मामले में ए आर इज टू एम आर, ए आर इज मोर देन एम आर, ए आर इज लेस देन एम आर, या टी सी इज टू टी आर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए आर इज मोर देन एम आर, यानी कि ऑप्शन बी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है एकाधिकार बाजार में वस्तु की मांग का लोच कैसा होता है, यानी कि इन द मोनोपोली मार्केट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ गुड इज हाई इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इक्वल टू यूनाइट, या फिर ऑलमोस्ट नील। तो हमको पता है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑलमोस्ट नील, जीरो होता है भाई, जीरो। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में एकाधिकार विद्यमान है। तो आपको पता है कि एकाधिकार भारत में किस में से विद्यमान है भाई। इंटरनेट सर्विस में, कुरियर सर्विस में, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में, या कार इंडस्ट्री में। तो देखिए
एकाधिकार वहां होता है जहां कोई विकल्प नहीं होता है, और रेल ट्रांसपोर्टेशन का कोई अदर विकल्प नहीं है भारत सरकार के अलावा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मूल भेदभाव के दोष हैं, यानी कि जो मूल भेदभाव है उसके क्या दोष हैं। तो मूल भेदभाव या फिर डिमेरिट जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, वो क्या है। पहला ऑप्शन दिया है समूहवाद, दूसरा दिया है अंतर्राष्ट्रीय गलतफहमी, तीसरा दिया है एकाधिकार वादी के शक्ति में वृद्धि, उपरोक्त सभी। कह रहा है कि डिमेरिट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ग्रुपिज्म, इंटरनेशनल मिसअंडरस्टैंडिंग, इंक्रीज इन द पावर ऑफ मोनोपोलिस्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय रेलवे किसका उदाहरण है। एकाधिकार, द्वाधिकार, मोनोप्सनी, ओलिगोपॉली। कह रहा है कि इंडियन रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोपॉली, डिओपॉली, मोनोप्सोनी, ओलिगोपॉली। तो आपको पता है, अभी पढ़ के आए थे कि जो मोनोपॉली है उसका बेहतरीन उदाहरण आपका भारतीय रेलवे है या रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है। तो मोनोपॉली इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न दिया है, एकाधिकार में ए आर इज लेस देन एम आर, ए आर इज मोर देन एम आर, ए आर इज इक्वल्स टू एम आर, या ए आर इज इक्वल टू जीरो। तो मोनोपॉली में आपका जो ए आर है या फिर जो आपका औसत आगम है वो सीमांत आगम से ज़्यादा होता है, कम होता है, क्या होता है। तो आपका जो औसत आगम है वो सीमांत आगम से ज़्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन बी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध एकाधिकार के मामले में एक फर्म निर्धारित क्या कर सकती है। कमोडिटी की मांग की कीमत, मूल्य और बिक्री मात्रा, मूल्य या बिक्री मात्रा, या इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन बीएमपी इज इक्वल्स टू एमआरपी, बीएमपी इज मोर देन एमआरपी, बीएमपी इज लेस देन एमआरपी, या फिर डी बीएमपी इज लेस देन एमआरपी। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। अंडर केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इन द केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि वीएमपी आपका एमआरपी से ज़्यादा होता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अपूर्ण प्रतियोगिता में या फिर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ए आर इज मोर देन एम आर, ए आर इज लेस देन एम आर, ए आर इज इक्वल्स टू एम आर, या ए आर इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू जीरो। कह रहा है कि ए आर इज मोर देन एम आर, ए आर इज लेस देन एम आर, ए आर इज इक्वल्स टू एम आर, और ए आर इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू जीरो। तो उसका इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अगर बात की जाए, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ए आर इज मोर देन एम आर, यानी ऑप्शन ए। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे, हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ ए आर कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। जो ए आर कर्व है इसका शेप कैसा होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के केस में जो आपका ए आर कर्व होता है इसका शेप कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है। तो जो शेप होता है ए आर कर्व का अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, वो होता है आपके हिसाब से क्या सही होगा, डाउनवर्ड इलास्टिक, यानी कि नीचे की तरफ होता है और लोचदार होता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, एकाधिकार प्रतियोगिता तब होती है जब क्रिया होती है एकाधिकार के साथ साथ प्रतिस्पर्धी ताकतें, केवल एकाधिकार बल, केवल प्रतिस्पर्धी ताकतें, फिर उपरोक्त सभी। कह रहा है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन अकर्स व्हेन देयर इज एन इंटरप्ले ऑफ मोनोपोली एज वेल एज कॉम्पिटिटिव फोर्स, ओनली मोनोपोली फोर्स, ओनली कॉम्पिटिटिव फोर्स, या ऑल ऑफ देम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोनोपोली एज वेल एज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, मोनोपोली एज वेल एज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म इज ऑब्टेन्ड व्हेन। कह रहा है कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में फॉर्म इक्विलिब्रियम कहाँ ऑब्टेन करता है। तो मोनोपोलिस्टिक केस में आपको पता है कि फॉर्म इक्विलिब्रियम कहाँ ऑब्टेन करता है। तो इसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, एकाधिकार प्रतियोगिता का कैसा रूप है। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज अ फॉर्म ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, या नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन।
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसका फॉर्म है? इम्परफेक्ट कंपटीशन का या फिर अपूर्ण प्रतियोगिता का। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मार्केट रेफर्स टू दोज ऑर्गेनाइजेशनल characteristics of market which influence the nature of competition and pricing and affect the conduct of business firm। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मार्केट स्ट्रक्चर यानी बाजार संरचना। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता के तहत अल्पावधि संतुलन की स्थिति क्या है? एम सी इक्वल्स टू एम आर, ए सी इक्वल्स टू एम आर, ए सी इक्वल्स टू ए आर या ए आर इक्वल्स टू बिक्री लागत। सही ऑप्शन हो जाएगा ए सी इक्वल्स टू ए आर, ए सी इक्वल्स टू ए आर यानी कि ऑप्शन सी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन ड्यू टू स्मॉल नंबर ऑफ फॉर्म्स एंड होमोजेनियस प्रोडक्ट। अगला दिया है नेक्स्ट आपका लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म एंड होमोजेनियस प्रोडक्ट, स्मॉल नंबर ऑफ फॉर्म एंड सिमिलर प्रोडक्ट, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म एंड होमोजेनियस प्रोडक्ट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन या सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो परफेक्ट कंपटीशन से इस तरीके से अलग होता है या एकाधिकार प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता से इसलिए अलग होता है क्योंकि यहाँ पे यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपका स्मॉल नंबर ऑफ फॉर्म्स एंड होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स होते हैं। अगला प्रश्न दिया है ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? वन सेलर मैनी बायर, फ्यू सेलर फ्यू बायर, फ्यू सेलर मैनी बायर या टू सेलर मैनी बायर। तो ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? तो ओलिगोपोली का मतलब होता है आपका फ्यू सेलर मैनी बायर यानी कि कुछ विक्रेता और बहुत सारे खरीदार, कुछ विक्रेता और बहुत सारे खरीदार। कह रहा है किंग डिमांड कर्व क्या बताता है? यानी कि किंग डिमांड कर्व क्या एक्सप्लेन करता है? प्राइस रिजिडिटी, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, डिमांड रिजिडिटी या डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये आपका डिमांड रिजिडिटी को बताता है। क्या बताता है? डिमांड रिजिडिटी यानी कि मांग कठोरता। अगला प्रश्न है लंबी अवधि में परिवर्तन कैसे होते हैं? इनपुट का संयोजन, इनपुट का पैमाना, दोनों ए और बी या इनमें से कोई नहीं। कह रहा है लॉन्ग पीरियड में चेंजेस कब अकर होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, स्केल ऑफ इनपुट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी यानी कि स्केल ऑफ इनपुट। कह रहा है मूल बिंदु से खींची गई रेखा क्या दर्शाती है? कह रहा है कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन डेपिक्स प्रोपोर्शन स्केल बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड ऑफ कमोडिटी इज। कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पाद की मांग कैसी होती है? पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, एकात्मक लोचदार या कम लोचदार। यानी परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या लेस इलास्टिक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका परफेक्टली इलास्टिक यानी कि पूर्णतः लोचदार। अगला प्रश्न दिया है पूर्ण प्रतियोगिता के तहत दीर्घावधि फर्म क्या प्राप्त करती है? कह रहा है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म ऑब्टेन्स सामान्य लाभ, लाभ हानि उपयुक्त सभी। कह रहा है नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस या ऑल ऑफ दिस। तो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म अटेन या फर्म ऑब्टेन्स इन लॉन्ग रन दैट इज योर सामान्य लाभ यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे, अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एकाधिकार का बाजार पर पूर्ण नियंत्रण होता है, एकाधिकार उत्पाद का कोई करीबी विकल्प नहीं है, एकाधिकार के तहत एक ही विक्रेता होता है या उपयुक्त सभी। मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट, मोनोपोली हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट या देयर इज अ सिंगल सेलर अंडर मोनोपोली। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है यानी कि ऑप्शन डी ऑटोमेटिक अपने आप में सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य भेदभाव निम्न से किस तहत संभव है? करा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल अंडर एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, दोनों ए और बी या इनमें से कोई नहीं। करा मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस।
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसमें पॉसिबल है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपका पॉसिबल है इन द केस ऑफ मोनोपोली, इन द केस ऑफ मोनोपोली। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है उत्पाद विभेदन या फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किससे रिलेटेड है? पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता यानी इम्परफेक्ट कंपटीशन, एकाधिकार प्रतियोगिता या फिर मोनोपोली कंपटीशन या नन ऑफ दिस। तो आपको पता है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली बात है, जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से रिलेटेड है। बिक्री लागत आवश्यक है यानी कि सेलिंग कॉस्ट इज एसेंशियल इन प्योर मोनोपोली यानी कि शुद्ध एकाधिकार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या एकाधिकार प्रतियोगिता में, सी सही प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में, या डी ये सभी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट जो है वो एसेंशियल है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू स्टेटमेंट। कह रहा है कि सही कथन बताइए। पहला दिया है कि दी गई वस्तु की कीमत की तुलना में आपूर्ति का संकुचन अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण होता है। बी दिया है पूरी तरह से बेलोचेदार आपूर्ति के मामले में आपूर्ति वक्र एक क्षैतिज है, सीधी रेखा है। एक लागत बचत तकनीक एक वस्तु की आपूर्ति वक्र को दाईं ओर स्थानांतरित करती है, या डी इनमें से कोई नहीं। कह रहा है contraction of supply occurs due to change in factor other than price of the given commodity. B, in case of perfectly inelastic supply, supply curve is horizontal straight line. C, a cost saving technology shift the supply curve of commodity towards right. या फिर D, none of this. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि a cost saving technology shift the supply curve of commodity towards right. बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ डैश सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। कह रहा है कि किसमें आपूर्ति वक्र वाई अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज सीधी रेखा होती है यानी हॉरिजॉन्टल होती है। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल किसके केस में होती है? पूर्णतः लोचदार आपूर्ति यानी कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ऑप्शन ए, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन द शॉर्ट रन अ फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, अर्न लॉसेस या ऑल ऑफ द अबव। तो शॉर्ट रन में एक फॉर्म जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के तहत क्या अर्न करती है? सभी का सभी, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी और लॉसेज भी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अ मार्केट जिसमें कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर प्राइस टेकर होता है ना कि प्राइस सेटर, उसे कैसा मार्केट कहते हैं? तो आपको पता है उस मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहा जाता है। इसे हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका इन परफेक्ट कंपटीशन द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म डिपेंड्स अपॉन। कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का लाभ किस पर निर्भर करता है? सीमांत लागत पर औसत लागत की अधिकता, सीमांत लागत पर कीमत की अधिकता, औसत लागत पर कीमत की अधिकता, या सीमांत लागत पर सीमांत राजस्व की अधिकता। कह रहा है एक्सेस ऑफ एवरेज कॉस्ट ओवर मार्जिनल कॉस्ट, एक्सेस ऑफ प्राइस ओवर मार्जिनल कॉस्ट, एक्सेस ऑफ प्राइस ओवर एवरेज कॉस्ट, एक्सेस ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू ओवर मार्जिनल कॉस्ट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक्सेस ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ओवर मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि MR इज मोर देन MC। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारे अगले क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है द एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ अ फर्म एंड इंडस्ट्री आर द सेम एज। कह रहा है कि जो आपका फर्म और उद्योग का औसत राजस्व वक्र है वह वही है जो एकाधिकार के मामले में है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के मामले में है, कुलीन वर्ग के मामले में है, या कुलीन नहीं है ऑलिगोपॉली के मामले में है, और एकाधिकार के मामले में है। तो इन केस ऑफ मोनोपॉली, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इन केस ऑफ ऑलिगोपॉली, या इन केस ऑफ डिओपॉली। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कहने का मतलब है जो एयर कर्व होता है फर्म का और इंडस्ट्री का वो सेम होता है इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अगला प्रश्न दिया है पूर्ण प्रतियोगिता में एक शट डाउन पॉइंट तब होता है जब औसत लागत औसत राजस्व के बराबर होता है, औसत लागत सीमांत राजस्व के बराबर, सीमांत लागत के बराबर होता है, औसत परिवर्तनीय लागत कीमत के बराबर होता है,
या सीमांत लागत मूल्य के बराबर होता है। कह रहा है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू फॉर द सेट पॉइंट, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस, या मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस इन द केस ऑफ शट डाउन पॉइंट। क्या उसमें सही हो आपके हिसाब से? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि एवरेज कॉस्ट इक्वल होता है एवरेज रेवेन्यू के। ए सी इज इक्वल्स टू ए आर, ए सी इज इक्वल्स टू ए आर। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत घटती लागत उद्योग में मांग में वृद्धि का कारण क्या होगा? मूल्य में वृद्धि और मात्रा में कमी, कीमत में कमी और मात्रा में वृद्धि, कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी, या कीमत और मात्रा दोनों घट जाएगी। कह रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में इन केस ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री एंड इंक्रीजिंग या इंक्रीज इन डिमांड will cause price to increase and quantity to decrease, price to decrease and quantity to increase, price and quantity both will increase और price and quantity both will decrease। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी प्राइस डिक्रीज होगा और क्वांटिटी इंक्रीज। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का मांग वक्र कैसा होता है? कह रहा है फर्म डिमांड कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन। फर्म का डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है? आपको पता है क्षैतिज होता है। ऐसा होता है क्षैतिज, यानी कि हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, आपका पीडी, आपका प्राइस और ये आपका क्वांटिटी। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड एट। कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता के मामले में कीमत निर्धारित की जाती है इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द फर्म, फर्म का संतुलन मूल्य द्वारा, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द इंडस्ट्री, उद्योग के संतुलन मूल्य द्वारा, एमआर और एमसी के बीच संतुलन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, एमआर और एमसी के बीच संतुलन द्वारा, एमआर और एमसी के संतुलन द्वारा, यानी कि इक्विलिब्रियम बिटवीन एमआर एंड एमसी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? तो आपको पता है, ऊपर ही पढ़ के आया था अभी, कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है ऑफ डिमांड इन मोनोपोली मार्केट वो शून्य होती है, जीरो होती है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है एक एकाधिकारी निर्धारित क्या कर सकता है? मूल्य और आउटपुट दोनों को, या तो कीमत या तो आउटपुट को, ना तो कीमत और ना ही आउटपुट, इनमें से कोई नहीं आउटपुट। A monopolist can determine price and output both, either price or output, neither price nor output, none of this। कह रहा है कि मोनोपोलिस्ट क्या इसमें से डिटरमाइन कर सकता है? तो आपको पता है इसमें से मोनोपोलिस्ट या तो प्राइस को डिटरमाइन कर सकता है या तो आउटपुट को। अगला प्रश्न है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इज पॉसिबल व्हेन इन टू मार्केट्स। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली तभी संभव है जब दो मार्केट में, क्या कह रहा है, दो बाजारों में भेदभावपूर्ण एकाधिकार तब संभव है जब मांग की लोच अलग है, मांग की लोच समान है, या मांग लोचदार है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दिया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेम, डिमांड इज इनइलास्टिक, या नन ऑफ द अबव। सही क्या हो जाएगा? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? डिफरेंट होगा, तो उस दौरान आपका डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली पॉसिबल होगा। व्हेन इन टू मार्केट्स, जब दो मार्केट्स में क्या होगा, जब दो बाजारों के बीच में इलास्टिसिटी डिमांड का डिफरेंट होगा, तो आपका जो मोनोपोली है वो भी डिस्क्रिमिनेटिंग होगा। तो उम्मीद है ये सारी बातें, ये सारे एमसीक्यूज आपको समझ में आ गए होंगे। तो होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पे आए कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। तो टिल देन बने रहिए कॉमर्स लेसन के साथ, एंड तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।